Good afternoon, students. Now, today we are going to discuss Chapter 9, Excess Demand and Deficient Demand. This is the last chapter of this unit, and after that we will discuss the balance of payments. So, this chapter, this topic is important one, and many times a question is asked from this topic, excess demand and deficient demand. Two more topics is related with this, with excess demand and deficient demand. One is inflationary gap and second one is deflationary gap, which comes under this excess demand and deficient demand respectively. So we will discuss the four things in this chapter. जो चार important topics है इस chapter में उसको हम लोग पढ़ेंगे. excess demand, deficient demand, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप. इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ प्लस में कॉन्सेप्ट आपको जो है जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चंस यहाँ से आता है, तो इसको जो है ध्यान से देखना है. ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, या तो 4 मार्क्स का या फिर 6 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है. तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है. नाउ वर्ड जब हम लोग एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड देखेंगे, फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ वी कैन गेट द आइडिया ऑफ मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. एक्सेस डिमांड मीन्स मोर डिमांड, एक्सेस मीन्स ज़्यादा, डेफिशिएंट डिमांड मीन्स डिमांड का कमी, जितना होना चाहिए उससे कम. सो एज वी नो दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मे करस्पॉन्ड to full employment, under employment और offer full employment of resources. हम लोग जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो आपको 3 लेवल पे हो सकता है. फुल एम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया जब आपका सभी रिसोर्सेज जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसका आपको फुली यूटिलाइज किया जा रहा है, यानी कि अब रिसोर्स बचा नहीं है, कोई भी लेबर बचा नहीं है आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि जो वर्क करना चाह रहा है या फिर जो रिसोर्सेस है उसका जो है आपको यूज किया जा रहा है फुल पोटेंशियल पे. अब जो है आपको बाकी नहीं है उसको यूज करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो रिसोर्सेस है वो अनयूटिलाइज्ड है, यानी कि रिसोर्सेस है अवेलेबल लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है. हमारे पास रिसोर्सेस है लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है. और तीसरा है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस. ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन हो चुका है, अब रिसोर्स नहीं है हमारे पास में, ठीक है, और उसके बाद भी जो है आपको इक्विलिब्रियम में मार्केट आ रहा है. तो accordingly there would be situations of excess demand, deficient demand when the economy is not at full employment equilibrium. और excess demand, deficient demand आपको तभी होता है जब इकोनॉमी जो है आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे नहीं है. देखिए इसका मतलब आप ध्यान से समझिए. हम क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इकोनॉमी है वो हमेशा टेंड्स करेगा आपको इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ने का. इकोनॉमी जो है हमेशा इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ने का जो कोशिश करता है. हम आपको एग्जांपल बताए थे, मार्केट इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बताए थे कि मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए गए, आप बुक को खरीदने के लिए गए हैं और बुक मान लीजिए 4 है, दुकान के पास में जो है बुक सेलर के पास में केवल 4 बुक्स है क्लास 12 का, लेकिन वहाँ पे 10 आदमी पहुँच गया है बुक लेने के लिए, तो देना तो है 4 आदमी को, डिमांड है आपको 10, लेकिन आपको सप्लाई कितना है बुक का, 4 ही है, ठीक है. तो वहाँ पे वो क्या करेगा, हम लोग को मालूम है कि शॉर्ट पीरियड में जो है, मार्केट पीरियड में जो है सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता. यदि रिसोर्सेज है भी फिर भी आपको उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम नहीं रहता है, टाइम का अभाव रहता है, तो लेबर का अभाव रहता है. तो इसलिए मार्केट पीरियड में कैसे एडजस्ट करता है, तो यदि आपका बुक का प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा. जैसे ही आपका बुक का प्राइस बढ़ेगा, किताब का कीमत बढ़ने लगेगा, तो जो डिमांड है वो कम होने लगेगा. पहले 10 आदमी था, उससे आदमी जो है कम होते जाएगा,
क्योंकि बजट के अनुसार आदमी जो है खर्च करेगा, बुक खरीदेगा। और लास्ट में क्या होगा, एक ऐसा प्राइस लेवल आएगा जहाँ पे आपको जितना बुक्स है, 4 बुक्स है और 4 आदमी खरीदने वाला है, यानी कि जितना सप्लाई उतना डिमांड है। तो इकोनॉमी जो है हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, ठीक है। डिमांड आपको हो सकता है कि आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो, यानी कि जब पूरा रिसोर्सेज सब कुछ यूज हो चुका है उस समय इक्विलिब्रियम में रह सकता है, या फिर जब रिसोर्सेज यूज नहीं हुआ है उस समय भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, और या फिर रिसोर्सेज यूज हो गया है उसके बाद भी वो चाहेगा इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि जितना सप्लाई है और उतना ही डिमांड है, यानी कि जब डिमांड एंड सप्लाई एग्रीगेट टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई जब आपको इक्वल है, बराबर है किसी इकोनॉमी में, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हो सकता है कि इकोनॉमी जो है आपको, ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, यानी कि जो रिसोर्सेज जो है आपको उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो आपको इक्वल हो सकता है। तो कभी प्राइस बढ़ेगा तो कभी प्राइस घटेगा, तो प्राइस उसको एडजस्ट करता है। तो हम लोग ये सारे कुछ जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड में, हम लोग इस चैप्टर में। नाउ मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप हम लोग देखने जा रहे हैं। एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, फिर हम लोग देखेंगे आपको डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। So excess demand refers to the situation when aggregate demand is in excess of aggregate supply corresponding to full employment in the economy, ठीक है। एक्सेस डिमांड हम लोग किसको बोलेंगे, जब आपको जो एग्रीगेट डिमांड जो है, यानी कि जो टोटल डिमांड है, डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड में आपको अंतर होता है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हो गया सभी डिमांड को जब हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे कंजम्पशन डिमांड हो गया, इन्वेस्टमेंट डिमांड हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिमांड हो गया, तो ये सब सभी डिमांड को जब हम लोग C+I+G हम लोग ऐड कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। लेकिन क्लास 12 में चूंकि हम लोग 2 सेक्टर यहाँ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप C+I करेंगे, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो जब आपको ये ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड। और याद रखना है एक चीज़ यहाँ पे, वो यहाँ पे आप इस लाइन को ध्यान से रखें, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि ये इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट में है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो सब आपको यूज हो रहा है, जो भी रिसोर्सेस है, जो रॉ मटेरियल्स है, जो लेबर है, लैंड है, वो सब यूज हो रहा है फुल कैपेसिटी में, आप कुछ बचा हुआ नहीं है। उसके बाद यदि आपका डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई से, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड। नाउ इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। It is equal to the difference between aggregate demand beyond full employment and aggregate demand at full employment equilibrium। चूँकि हम बताएं कि इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में आपको डिटेल्स में हम लोग इसके बाद इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, लेकिन आपको जब ये एक्सेस डिमांड पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको इन्फ्लेशनरी गैप को भी पढ़ना है, ताकि आपको जो है दिमाग में सेट हो सके कि एक्सेस डिमांड का जो सिचुएशन होता है उसी को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। इसको हम लोग महंगाई गैप बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग को मालूम है कि जब डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम रहेगा तो महंगा होगा कोई भी सामान। जैसे अभी बुक का एग्जांपल आपको बताए थे कि बुक का यदि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा बुक सेलर, बुक का प्राइस को बढ़ा देगा, ठीक है, डिमांड को एडजस्ट करने के लिए। तो बढ़ा दिया तो इसका मतलब महंगाई तो हुआ, महंगाई तो बढ़ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये गैप कैसे निकालते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जब सभी रिसोर्सेज को यूज किया गया है उस समय जो आपको एग्रीगेट डिमांड है वो माइनस एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जो एग्रीगेट डिमांड है एंड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जो डिमांड है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा
उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि जितना कैपेसिटी है, जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है, वहाँ पे जो डिमांड है वो माइनस उससे ज़्यादा जो मांग हो रहा है। यानी कि कैपेसिटी है केवल 4 बुक का और डिमांड हो रहा है 10 बुक का, तो 10 माइनस 4 के बीच में 6 जो हो गया उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेस डिमांड? आप क्या जो है समझे? एक्सेस डिमांड किसको बोलते हैं? तो एक्सेस डिमांड refers to the situation when aggregate demand is in excess of aggregate supply corresponding to full employment in the economy। जब एग्रीगेट डिमांड आपका ज़्यादा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से तो उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड। ना इस ग्राफ को आप ध्यान से जो है समझिए। यहाँ पे सिंपल सा बनाए हैं कर्व, एग्रीगेट डिमांड का है, एग्रीगेट सप्लाई का है। ये ऑलरेडी ये कर्व हम लोग कितना बार देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर सब में, और आपको हर एक बार हम बताएं कि इस कर्व को आपको याद रखना है क्योंकि आपको हेल्प करेगा, बहुत बार यूज होगा। देखिए अभी भी ये यूज हो रहा है। हम सभी को मालूम है कि ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, C+S है, कंजम्पशन प्लस सेविंग का, और ये आपको एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। मान लीजिए कि ये AS कर्व एंड AD कर्व जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E के पास में, ठीक है। तो AD जो है ये AD0 इसको यहाँ पे दिया गया है, तो AD0 कर्व जो है वो आपको इंटरसेक्ट कर रहा है एग्रीगेट सप्लाई AS कर्व से, कहाँ पे? E के पास में, ठीक है। तो E पे क्या हो रहा है? E पर यही हो रहा है कि AD0 इज इक्वल टू AS एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो यदि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि इकोनॉमी जो है आपको इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड विल बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इस पॉइंट पे आप देखिए, चूँकि ये दोनों कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट E क्या हो जाएगा? पॉइंट E हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। यानी कि E पे जो है जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में आ गया। E जो पॉइंट है वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। E जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं E के पास में, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इसको आप याद रखना है, FULL फुल, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेस है वो सभी का यूज किया जा रहा है। इकोनॉमी में जो कैपेसिटी है, जो लेबर है, वो सभी का यूज किया जा रहा है। यानी कि अब यदि डिमांड बढ़ जाएगा तो सप्लाई नहीं बढ़ पाएगा। सप्लाई क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्योंकि रिसोर्स तो है ही नहीं प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए कि 4 बुक का कैपेसिटी है और 4 बुक जो है डिमांड है, 4 को सप्लाई कर रहे हैं, 4 बुक को हम जो है सप्लाई कर दिए, 4 को डिमांड है, तो वो जो है इक्विलिब्रियम में है कि 4 बुक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 4 जो है बिक भी जा रहा है। लेकिन यदि डिमांड आपका जो है 10 बुक का आ जाए और हमारे पास बुक को प्रोड्यूस करने का ना तो पैसा है, ना ही लेबर है, ना ही रिसोर्स, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? महंगाई होगा ना, क्योंकि 4 बुक के अलावा मेरे पास जो है ज़्यादा बुक लाने का मेरे पास में कैपेसिटी नहीं है। हम ज़्यादा बुक प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है। जो भी रिसोर्स था उसका यूज कर चुके हैं, आप 4 ही बुक प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिमांड है 10 का। तो यदि डिमांड 10 का हो जाएगा तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा बुक का, क्योंकि जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है जाओ। तो जैसे ही बुक का प्राइस बढ़ाएंगे तो महंगाई होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या किए, E पॉइंट जो है ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। याद रखना, यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो सबको यूज किया जा रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, आपको डिमांड बढ़ गया, ठीक है। डिमांड क्यों बढ़ा उसका रीज़न हम लोग बताएंगे। जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है किसी वजह से तो डिमांड बढ़ जाता है। तो मान लो यहाँ सपोज करो कि डिमांड बढ़ गया, ठीक है।
तो कैपेसिटी इकोनॉमी का यहीं पे है, ई के पास में है, लेकिन डिमांड बढ़ गया। तो जैसे ही डिमांड बढ़ा तो एक नया डिमांड कर्व ऊपर जो है आपको ड्रॉ हो गया। तो ये जो आप डिमांड कर्व देख रहे हैं AD1, ये आपका एक नया डिमांड कर्व है, ठीक है। तो डिमांड कर्व ऊपर चला गया। तो डिमांड कर्व जब ऊपर चला गया तो आप देखिए वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E1 के पास में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई कर्व को। तो E1 के पास में क्या हो रहा है, AD1 इज इक्वल टू, AD1 ये है, तो AD1 इज इक्वल टू AS एग्रीगेट सप्लाई। तो E1 के पास भी इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में चला गया। तो 2 पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, पहला E है, दूसरा E1 है। तो ई के पास में इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि जो भी रिसोर्स है सबको यूज कर लिया। यानी कि अब यदि डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे, मीन्स ज़्यादा यूनिट को आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इकोनॉमी जो फुल एम्प्लॉयमेंट में है। तो जैसे ही आपको E1 पॉइंट आया तो E1 पॉइंट पे आप देखिए कि एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ गया लेकिन एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ा, ठीक है। वहाँ पे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वहाँ पे जो है आपको इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट से बाहर चला गया है। इसको बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद का जो सिचुएशन होगा उसको हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी क्या किया, आपको एडजस्ट किया। क्या एडजस्ट किया, तो प्राइस बढ़ा करके। तो प्राइस बढ़ा करके इतना प्राइस बढ़ गया, यहाँ पे तो आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, ई के पास में, E1 के पास में इक्विलिब्रियम में तो आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल कैसे हो जाएगा। जितना डिमांड 4 बुक है तो 4 ही ठो खरीदने वाला रहेगा, कैसे होगा, महंगाई करके, पैसा को बढ़ा करके। किताब का कीमत जैसे ही बढ़ाएंगे तो आदमी सब जाने लगेगा, केवल 4 बच जाएगा। तो यानी कि यहाँ भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जितना बुक है उतना ही जो है खरीदने वाला है। तो ये जो गैप है, ये दोनों कर्व के बीच में जो गैप देख रहे हैं ना, इस गैप को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ये आपका हो गया एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो अभी जो है मतलब एक्सेस डिमांड हो गया, और ये हो गया जो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट में जो एग्रीगेट डिमांड है वो। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया, ये दोनों कर्व के बीच में ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, महंगाई गैप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप। इसी तरह से डिफ्लेशनरी गैप होता है, डेफिशिएंट डिमांड होता है, उसको हम लोग जो है आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस कर्व को, इस ग्राफ को अच्छे से याद रखिएगा, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और आप जो है अच्छे से इसको लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।